नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सुपर होंगे, परफेक्ट होंगे और कोविड को आप मात देकर आज मेरी ये वीडियो देखने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपके सॉरी बोलता हूं कि आज मेरी जो वीडियो आ रही है वो बहुत दिनों बाद आ रही है। काफ़ी दिन, शायद आई थिंक 3-4-5 महीने हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। ऐसा नहीं, मैं डालना नहीं चाहता था, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आज तक भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन तभी मैं आपके सामने सॉरी बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन थी। आपको पता होगा कि 12A और ATG के रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 31 अगस्त थी और मुझे वो इंडिपेंडेंटली स्टाफ के ऊपर नहीं छोड़ के मुझे खुद उसके साथ लगना था, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या उसकी टेक्निकलिटी है, जब तक मैं खुद नहीं बैठूंगा, खुद एनालिसिस नहीं करूंगा, तब तक उसकी कमियों को या उसे कैसे हमें अप्रोच करना है और बेस्ट वे से मैं आपके सामने कैसे वीडियो ला सकता हूं, तब तक मैं नहीं निकाल सकता था। तो दोस्तों, मैं उसमें बिजी था। अब लास्ट डेट निकल गई है, एक्सटेंड हो चुकी है। अब अगले दिन ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और आपको सुपुर्द कर रहा हूं, जिससे कि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का हॉट इशू है रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A एंड ATG। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला कि ये 12A ATG क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि 12A और ATG में फाइल करते हुए एनजीओ क्या गलती कर सकती हैं, कंसल्टेंट क्या गलती कर सकते हैं, कि 12A ATG एक इतना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है कि जिसके बिना इसके क्या क्या फायदे हैं वो तो मैं अपनी डिटेल वीडियो में बताता ही हूँ, सेमिनार में बताता ही हूँ, वेबिनार में बताता ही हूँ, मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। और लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली में जो चेंजेस आए हैं, जितनी भी CSR फंडिंग होगी उसके लिए 12A एंड ATG इज द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। एक ये दोस्तों एनजीओ के लिए वो रजिस्ट्रेशन है जहां पे अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो शायद वो आपका एनजीओ चलाना ही बेकार है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मिस्टेक मेड बाय द एनजीओ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A एंड ATG। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 12A और ATG के बारे में पता है, फिर भी हल्का सा व्यू दे देता हूं। दोस्तों, 12A का एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो इनकम टैक्स से मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलता है। और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोविजंस 12A के रजिस्ट्रेशन के हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सेम प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, लखनऊ में अलग है, यूपी में अलग है, सबके लिए सेम है। दोस्तों, एनजीओ अगर 12A में रजिस्टर्ड हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कैसे होती है, क्या प्रोविजंस है, उसकी वीडियो तो मैंने अलग बनाई हुई है, आपने देख भी ली होगी। जो एनजीओ 12A में रजिस्टर्ड हैं उन्हें 12A लेने का क्या फायदा होता है कि उनके जो एक्सपेंडिचर करे हुए हैं वो उन्हें अलाउड हो जाते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता देता हूँ। आपकी कोई एनजीओ है, आपको डोनेशन रिसीव हुआ 10 लाख का, डोनेशन आपको रिसीव हुआ 10 लाख का, और आपने 10 लाख ही एक्सपेंसिस कर दिए सारे, ठीक है। अगर आपके पास 12A नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपकी इनकम तो जीरो है क्योंकि डोनेशन 10 लाख रुपीज रिसीव करा और एक्सपेंसिस 10 लाख आपके हो गए, नेट जो प्रॉफिट है वो जीरो है। क्या आप पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपके पास 12A नहीं है तो आप पे 10 लाख पे टैक्स लग सकता है, और अगर आपके पास 12A है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स है। अंडरस्टैंड? 12A जो मेन बेनिफिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सपेंडिचर वो करते हैं उसे अलाउड कराता है और एक्सपेंडिचर को परमिट करता है कि वो इनकम में से डिडक्ट कर सके। ये 12A का मेन बेनिफिट है, और डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि डेप्थ के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। और दूसरा ATG होता है। ATG का रजिस्ट्रेशन केवल डोनेशन के लिए होता है कि भाई गवर्नमेंट ये कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, जो एनजीओ हमारे यहाँ पे अंडर सेक्शन ATG रजिस्टर्ड है, अगर उन ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डोनेशन देगा तो हम उसे बेनिफिट देंगे इनकम टैक्स में। सो दैट वो एक तरह से ना इनडायरेक्ट में आपको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट किस चीज के लिए कर रहे हैं कि इन एनजीओ को डोनेशन दो, ये काम कहां से करेंगे। तो ये दो रजिस्ट्रेशन होते हैं, 12A और ATG। अब दोस्तों, ये था क्या ये रजिस्ट्रेशन सिंपल होते हैं? क्वेश्चन ये आता है, क्या ये रजिस्ट्रेशन सिंपल है या इसे लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है? दोस्तों, थ्योरेटिकल तो ये बहुत रजिस्ट्रेशन सिंपल है। 20 साल से तो मैं इस एरिया में वर्किंग कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली बहुत, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टिपिकल है। ये रजिस्ट्रेशन आराम से नहीं मिलते। दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैटर यह है, 1 अप्रैल 2021 से पहले कुछ और प्रोसीजर था और 1 अप्रैल 2021 के बाद कुछ और प्रोसीजर है, लेकिन मैटर तो वही है ना। 12A और ATG को लेना कैसे है, क्या ये इसका रजिस्ट्रेशन सिंपल है? दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। 1 अप्रैल 2021 से पहले एक RTI लगाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे में। एक क्वेश्चन हमने पूछा गया था
कि भाई टोटल जो 12A और 80G अप्लाई हुए हैं उनमें से कितने केस एक्सेप्ट होते हैं और कितने केस रिजेक्टेड होते हैं। तो मैं आपको एक नोट दिखाऊंगा इसी वीडियो में। 90% केस रिजेक्शन है, 90% केस रिजेक्ट है और 10% केस ही एक्सेप्ट है। मैं जानबूझ के उस जुडिक्शन का नाम नहीं ले रहा कि किस जुडिक्शन में ऐसा हुआ है, लेकिन आरटीआई लगाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और उसका रेस्पॉन्स जो आया, जो हमें डाटा मिला, उसमें 90% केस रिजेक्टेड थे। गवर्नमेंट ने कोशिश करी, गवर्नमेंट तो कोशिश ही कर सकती है ना। गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि 12A के प्रोसीजर को, 80G के प्रोसीजर को ऑनलाइन करा जाए, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर करा जाए और उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से नए प्रोविजन लेके आ गए। अब प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा था, लेकिन क्या वो टिपिकल है, क्या वो सिंपल है, क्या वो पहले से ज्यादा कंपैरिजन में देखें तो जो एनजीओ चला रहे हैं उनके लिए टिपिकल है, सिंपल है, ये डिसाइड तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो फेस कर रहा है या जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट है जिनने केस देखे हैं, डिफरेंट केस देखे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि 12A 80G के रजिस्ट्रेशन को सिंपल बनाया जाए। तो 2 तरह के प्रोविजन हो गए, एक तो पहले क्या प्रोविजन थे और अब क्या प्रोविजन है मैं आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा लाइटली रेफरेंस दूंगा, हालांकि इस पर मैंने अपनी अलग वीडियो बनाई हुई है। तो जो ओल्ड प्रोविजन थे उसमें आपको जब 12A और 80G लिया करते थे तो उसमें आपको परमानेंट मिला करता था दोस्तों, और नए प्रोविजन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कोई भी एनजीओ अगर वर्किंग कर रही है, आप पहले हमें अप्लाई कीजिए और हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे और फिर प्रोविजनल के बाद आप दोबारा अप्लाई कीजिए, फिर हम आपको 5 इयर्स के लिए देंगे। लेकिन जो पुराने प्रोविजन थे उसमें आपको परमानेंट मिला करता था, चाहे वो 12A हो या 80G हो। एक बार मिल गया तो परमानेंट मिल गया, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से आपके ये प्रोविजन टोटली डिफरेंट है। आपको 2 बार एप्लीकेशन लगानी है, पहली एप्लीकेशन प्रोविजनल लगानी है और दूसरी एप्लीकेशन रेगुलर के लिए लगानी है, मतलब डबल आपको मेहनत करनी है। अब मैं अपने प्रैक्टिकल बेस पे ये बताने जा रहा हूं दोस्तों कि ये फाइल करते हुए या तो आप खुद भर रहे हैं या आप किसी कंसल्टेंट की सलाह ले रहे हैं। अब ऑल ओवर इंडिया में मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको कुछ ट्रिक ऐसी बता रहा हूं कि जिससे आप ये जज कर सके कि सामने वाले व्यक्ति ये मुझे करा पाएगा नहीं करा पाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं। सपोज करो आपने एप्लीकेशन फाइल भरी, पहले मैंने आपको बताया था ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन में क्या होता था कि आपने एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हमने हियरिंग करी, 4-5 विजिट करी और उन्हें कन्विंस करते थे कमिश्नर को कि हमारी एनजीओ जेन्युइन एनजीओ है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमें ये सर्टिफिकेट दीजिएगा। और हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाते थे, 80G का मिल गया तो हमें डोनेशन में बेनिफिट मिलता था। नाउ अब क्या है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में दोस्तों पता क्या हुआ, आपने फाइल किया एप्लीकेशन और वो गलत एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन आ सकता है, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जिस टाइम हमें वो गलती पता लगेगी उस टाइम उस रजिस्ट्रेशन को हम उस डेट से कैंसिल कर देंगे जिस डेट से आपको ये मिला है, और आप पे पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एप्लीकेशन परफेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले इनकम टैक्स की जिम्मेदारी थी, आज ये आपकी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों अब आप बताइए, आपको ये फार्म भरना है ना, और फार्म भरते हुए आपने गलत इंफॉर्मेशन भी डाल दी तो वो आप पे विश्वास कर रहे हैं जो आपने डाला ठीक है ओके, आपका फार्म गया, अब बाद में पता लगा इसमें तो एज पढ़ लो तो बहुत सारी मिस्टेक है। आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपको 12A 80G मिला, वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से, यानी जिस डेट से मिला उस डेट से वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ये बताने वाला हूँ, ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलना है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये सर्टिफिकेट सही मिले, करेक्ट मिले, एज पर लॉ मिले, ना कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने उल्टा सीधा भर दिया और आपको ये मिल गया और आप तो मजे ले रहे हैं कि ये सोच के कि हाँ ठीक है हमें तो ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब हमें तो कोई टेंशन नहीं है। और आप देखो अगर ये सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कोई गवर्नमेंट कोई फंडिंग मिलती है और बाद में ये पता लगता है कि ये सर्टिफिकेट गलत इंफॉर्मेशन पे लिया गया है या आपने फार्म ठीक नहीं भरा था और उस टाइम आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया था, आज ही कैंसिल होगा, तो सोच के देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर ये कैंसिल हो गया तो आपको कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है, कितनी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपने जो फंड लिया है उस पर आप तो खर्चा कर चुके होंगे लेकिन डिमांड तो आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इट्स ए वेरी टिपिकल मैटर फ्रेंड्स, ये केवल वही व्यक्ति बता सकता है जिनने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल करा है। समझ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति कर रहा है कि हाँ ये 12A 80G अप्लाई करा लो, इसने ये अप्लाई करा लो। आई रियली सरप्राइज कि वो कहाँ से कंसल्टेंट क्रिएट हो गए अचानक ही। एक बार याद है आपको रियल इस्टेट में क्या हुआ था, गली गली में रियल इस्टेट कंसल्टेंट, डेवलपर, कॉलोनाइजर, रिक्शा वाले को भी पूछो वो भी रियल इस्टेट कंसल्टेंट बन गया था। एक टाइम ऐसा आया था, एंड देन सी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी, ये लीगल मैटर है और इसकी जिम्मेदारी दोस्तों आप पे है, तो आपको ये समझना है जरूर कि ये फार्म भरते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप अपने कंसल्टेंट से ये
उम्मीद करते हैं कि वो आपका फॉर्म सही भरे और आपका रजिस्ट्रेशन साफ आए। तो मैं आपको कुछ टेक्स्ट बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन उनसे पूछना। अगर वो उसका आंसर दे देते हैं तो मेरी तरफ से, क्योंकि आप मेरे फॉलोवर हैं और मेरे आप सब्सक्राइबर हैं, और इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से जो आपके लिए यूजफुल में हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी मिस्टेक बता रहा हूँ कि आप कंसल्टेंट हैं उनसे पूछिएगा कि ऐसे केस में क्या करेंगे। दोस्तों जब हम 12A का फॉर्म भरेंगे, ATG का फॉर्म भरेंगे, तो कुछ क्वेश्चन अपने कंसल्टेंट से पूछिए या अपने आप से पूछिए अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं इसका क्या आंसर है। और अगर वो आंसर ठीक देते हैं तो अब मैं अलाउड करूंगा कि आप उनसे वर्किंग कीजिएगा, आप उनकी सर्विस लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा पूरा प्रैक्टिकल बेस है। 2 महीने जो मैंने अपनी स्टडी करी, इतने सारे केस अप्लाई करे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उनमें से मैं कुछ बता रहा हूँ, है तो काफी सारे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम है कि जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे तो इस फॉर्म में आपको एक क्लोज सेलेक्ट करना होता है। सपोज करो, हो सकता है आपकी एनजीओ नहीं हो सकता है आपकी एनजीओ पुरानी हो, तो आपको एक क्लोज सेलेक्ट करना होता है। उसमें काफी सारे क्लोज होते हैं और उसमें सेक्शन का रेफरेंस है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ आपकी एनजीओ पुरानी है तो ये वाला भरिए, आपकी एनजीओ नहीं है तो ये वाला भरिए, आपको 1023C लेना है तो ये वाला भरिए, आपकी ATG नहीं है तो ये वाला भरिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट वन इफ यू आर अप्लाइंग दिस एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन 12A सबसेक्शन दिस। सेकंड पॉइंट, अगर इफ यू आर अप्लाइंग अंडर दिस सेक्शन, इफ यू आर अप्लाई अंडर दिस सेक्शन, ऐसे करके काफी सारे क्लोज हैं। और दोस्तों मुझे रियलिटी बताऊं, सबसे पहले आप ये पूछना अपने कंसल्टेंट से आप कौन से क्लोज में एप्लीकेशन डालेंगे, मेरी कौन सी क्लोज में डलेगी। क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग कंफ्यूज है कंसल्टेंट। मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं जिसमें कंसल्टेंट ने एप्लीकेशन लगाई और आपकी थी किसी क्लोज में और एप्लीकेशन लगा दी किसी क्लोज में, और आपको सर्टिफिकेट भी आ जाएगा लेकिन वो क्लोज तो दूसरे का आएगा। सपोज करो आप 12A के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्लोज आपका सिलेक्ट हो गया 1023C। एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि आपको तो लगता है कंसल्टेंट को तो लगा फॉर्म भरना सिंपल है, लेकिन उसका क्लोज का सिलेक्शन करना मच मोर इंपोर्टेंट। और 80% नहीं 90% लोग इसमें गलती कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। आपका गलत क्लोज चला गया, आपका सर्टिफिकेट भी आ गया, क्लोज आया गलत में, आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। जब आपका असेसमेंट 2-3 साल बाद होगा तब कौन लायबल होगा उसके लिए। प्लीज सी योर कंसल्टेंट, प्लीज सी द फॉर्म, मेरा केस कौन से क्लोज में पड़ा हुआ है। ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो आजकल दोस्तों हो रही है, इरिवोकेबल क्लोज। जब आप ये फॉर्म भरेंगे ना 12A का, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक क्लोज कर रहा है, क्या आपकी ट्रस्ट में, क्या आपकी सोसाइटी में, या क्या आपकी सेक्शन 8 कंपनी में एक इरिवोकेबल क्लोज है या नहीं है। मेरी एक वीडियो बनी थी और उसमें मैंने इसका मतलब समझाया था कि इरिवोकेबल क्लोज होता क्या है। और दोस्तों मोस्ट अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट, जिसे मैं क्वैक कहता हूं, एनजीओ क्वैक, वो सारे के सारे इस क्लोज को यस कर देते हैं। यस करते ही वो फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। अब ये तो उन्हें पता ही नहीं है इरिवोकेबल क्लोज होता क्या है और इरिवोकेबल क्लोज आपकी ट्रस्ट में है भी या नहीं है। अब अगर नहीं है और उन्होंने टिक करके भेज दिया यस, तो गलत इंफॉर्मेशन किसने दी है, साइन तो आपके हैं। इसका जो सर्टिफिकेट कैंसिल होगा वो आपका होगा या फ्यूचर में किसका होगा, आपका होगा। पेनल्टी किस पे लगेगी, आपकी होगी। कंसल्टेंट तो वो टिक करके चला गया, फीस लेके चला गया, प्रॉब्लम तो आपको होनी है। सेकंड क्वेश्चन, आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि भैया इरिवोकेबल क्लोज अगर है मेरी ट्रस्ट में, सोसाइटी में, सेक्शन 8 कंपनी में, वो है, आपने उसका क्या आंसर दिया। अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, मैं आपको और चीज, एक तो एप्लीकेशन फाइल होनी है, एक एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, तो उनसे पूछना कि सर क्या आपने देखा था मेरी ट्रस्ट में कि इरिवोकेबल क्लोज था या नहीं था, आपने यस कैसे कर दिया। अगर नहीं है तो आपने तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी। समझ रहे हैं दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड वन जो गलती कर रहे हैं लोग, दोस्तों जब आप ये 12A का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आज से 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, दोस्तों ऐसे भी काफी सारे केस देखे। अब सपोज करो आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब आपकी ट्रस्ट डीड या सोसाइटी का मेमोरेंडम था, उसके बाद आपने कोई अमेंडमेंट करा लिया, अमेंडमेंट में आपकी गवर्निंग बॉडी चेंज हो गई। तो जब भी हम कोई अमेंडमेंट कराते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स को ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जी जिन कंडीशन पे आपने हमें 12A दिया था अब हमने उसमें चेंज कर दिया और ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब कितने केस मेरे सामने ऐसे आए कि अब 12A क्योंकि पहले परमानेंट हुआ करता था, अब हमने जब उसे रिन्यूअल के लिए लगाया तो उसमें कितने सारे अमेंडमेंट निकले। आप समझ रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आज से 10 साल पहले हुआ था, उसके बाद 3-4 अमेंडमेंट आप करा चुके हैं। नाउ द कंफ्यूजन इज क्रिएट कि आपने तो सबमिट करा नहीं है इनकम टैक्स को, ये अमेंडमेंट 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनकम टैक्स को बताना था, लेकिन आपने तो बताया नहीं। जब आपने नहीं बताया तो आज कौन सी डेट लगाओगे, ओरिजिनल लगाओगे, अमेंडेड लगाओगे। और अगर अमेंडेड लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉजिकली कि भाई विदिन 30 डेज तो आपको ये करना था, हमें इन्फॉर्म करना था। और 2019 से के बाद
तो लो बन चुका था कि अगर आपने 30 डेज के आपने कोई ऑब्जेक्टिव में चेंज करा तो 30 डेज के अंदर अंदर इनकम टैक्स में आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या आपको पता दोबारा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। आपका ऑलरेडी 1280G है और 30 दिन के अंदर अंदर आपने मतलब 1280G है और आपने कोई अमेंडमेंट करा लिया अपने ऑब्जेक्टिव में, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना है 12A का। अब आपने जब हमने देखे केस और अमेंडमेंट बहुत सारे थे और उन्होंने इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी थी, तो अब जो फार्म आप भर रहे हैं उसमें अमेंडमेंट वाला लगाएं, विदाउट अमेंडमेंट वाला लगाएं, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। तो आप बताइए, अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि सर ऐसे केस में क्या करें, पता तो लगे ना कि इसका क्या आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों एक जब ये आप फार्म भरेंगे ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कहेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी फाइल है या नहीं है। और इनकम टैक्स की रिटर्न अगर फाइल है, ठीक है ना, तो कौन से साल तक की आपको जमा करानी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए जो कंसल्टेंट है। अपने कंसल्टेंट से पूछिए, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दो तरह के एनजीओ होंगी, जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रखी है और कुछ ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी। अगर फाइल कर रखी है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अलग जानी है, और अगर नहीं कर रखी तो इन्फॉर्मेशन अलग जानी है। अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो कौन सी डेट की जानी है। मोस्टली कंसल्टेंट को नहीं पता होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन जानी है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन तो इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है, आप पूछिए अपने कंसल्टेंट से और अपने आप से, अगर आपने वो भर चुके हैं अपने फार्म या नहीं भरे हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जैसे एक रिक्वायरमेंट लो में आई कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, तो ईच एंड एवरी पे शुड बी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये है, कितने लोगों ने क्या करा, कितने कंसल्टेंट ने क्या करा दोस्तों, कि जैसे ट्रस्ट डीड को हमें अटैच करना होता है, तो उन्होंने क्या करा, केवल आगे का जो पेज है ना वो अटेस्टेड कर दिया, पीछे के जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो अटेस्टेड करे ही नहीं। और लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रह गया तो शायद उन्हें अधिकार है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल माना जाएगा, ये ऐसा दे रखा है। तो काफी केसों में आपने ट्रस्ट डीड को आगे से अटेस्टेड करके और वो उसे सबमिट कर दिया, पीछे वाले जो पोर्शन है जहां पे रजिस्ट्रेशन है या स्टैंप लग रही है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रस्ट डीड, वो उन्होंने अटेस्ट करके भेजा ही नहीं है। अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि क्या अगर आप अप्लाई करा चुके हैं, क्या उन्होंने ये करा है, और अगर अप्लाई नहीं कर चुके तो उनसे पूछिएगा कि आप क्या करेंगे। अगर इनके आंसर परफेक्ट मिल जाते हैं, लीगल वाइज मिल जाते हैं, ठीक है, फिर परफेक्ट है, आपका बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जो नए कंसल्टेंट हैं, जिन्हें एनजीओ के बारे में पता ही नहीं है, जिन्हें ये लगता है कि खाली एक फार्म भर के हम ये रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और 5,000 10,000 में ये करा देते हैं, दोस्तों परेशानी आपको क्रिएट होनी है। वो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो कंसल्टेंट 10-10 जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, वो एनजीओ के एरिया में 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैं 20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे पे भी इतने सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, मुझे इसका आंसर देने वाला कोई नहीं था। आज इतना मैंने स्टडी करा, पूरी लाइफ मैंने एनजीओ के सेक्टर में दे दी है ना, तो मुझे जाके पता लगा। इसलिए दोस्तों, जो आप फार्म भर रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि वेदर जिससे भी आप सर्विस ले रहे हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या वो एक्सपर्ट है नहीं है, तभी आप वर्किंग करना। अदरवाइज की जिम्मेदारी सारी आपकी होगी, क्योंकि फ्यूचर में रिजेक्ट होगा। ये देखना आप, मैं आज लिख के दे रहा हूँ कितने अपील के केस आएंगे, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। कितने ITAT के अपील के केस आएंगे, क्यों? क्योंकि गलती की वजह से आपका रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा तो इनकम टैक्स की डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो अपील में जाएंगे, एंड जब देखना क्या मतलब केवल वही व्यक्ति अपील फाइल कर सकते हैं जिन्हें एक्सपर्ट नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जब भी हम ये फार्म भरेंगे उसमें हमें सारे मेंबरों की डिटेल देनी है, ID प्रूफ लगाने हैं, है ना। अब कितनी बार दिक्कत क्या रही है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था जब ID कुछ और थे, अमेंडमेंट कराया जब ID कुछ और है। और आपको पता है दोस्तों, सोसाइटी के केस में हर साल इलेक्शन होते हैं और आपको इलेक्शन की शीट देनी होती है। कितनी सोसाइटी ने तो अपडेट ही नहीं करा रखा इलेक्शन की शीट। चलो आपसे पूछता हूँ, जो सोसाइटी चला रहे बताइए जरा, कितने लोगों ने अपनी ID जो गवर्निंग बॉडी की लिस्ट है वो अपडेट कराई है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में? कराई नहीं रखी होगी, तो आप कौन सी शीट भरेंगे? और अगर आपकी सोसाइटी, ठीक है, स्टेट लेवल है और ऑल इंडिया लेवल है, और स्टेट लेवल में 7 मेंबर सेम स्टेट के हो सकते हैं और ऑल इंडिया में 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर है। और पता है प्रैक्टिकल कितने सारे केस देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो गलती और लोगों ने करी, जो मैंने 2 महीने की मेहनत में करी, वो आप ना करें। मेरा पर्पस ये है दोस्तों, आपकी ऑल इंडिया सोसाइटी है, ऑल इंडिया में 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर होने चाहिए एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 में। ठीक है, अब क्या करते हैं आप लोग, सोसाइटी बन गई, बाद में इलेक्शन हुए और धीरे धीरे करके सेम स्टेट के 8 मेंबर आ जाते हैं। अब तो आपको डिटेल देनी है।
और डिटेल देंगे आप इनकम टैक्स में। 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर होने चाहिए, लेकिन आपके तो 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर है नहीं ऑल इंडिया के केस में। नाउ व्हाट यू विल डू, आस्क दिस क्वेश्चन टू योर कंसल्टेंट, देखते हैं क्या आंसर देते हैं, वो आंसर है भी या नहीं है। और ये सारे वो पॉइंट है दोस्तों जो मैं फार्म भरते हुए आपको ये अलर्ट होना है, आपके पास सबके आंसर होने चाहिए। अदरवाइज तो फार्म भरने में क्या है, आप फार्म भरो, कुछ भी कैसा भी इंफॉर्मेशन यस नो जो भी करना है करो और उसे सबमिट कर दो, वो तो दे ही देंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जब गलत पकड़े जाओगे ना, आज की डेट से जो कैंसिल होगा उसका कितना हैवी पेनल्टी है या कंसिक्वेंसेस है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट परमिसेबल। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर आप, हमारे कंसल्टेंट ने करा था, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो उसे फीस दे दी थी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट परमिसेबल। अगर मैं क्राइम करके ये कहूं कि इसका मर्डर मैंने कर दिया था, मुझे नहीं पता था, मुझे कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा मिलेगी, तो ये परमिसेबल नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट परमिसेबल, समझ रहे हैं। कोई भी गलती अगर आप फार्म में करते हैं उसके भुगतोगी आप ही होंगे। प्लीज टेक केयर दोस्तों। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था मेरा कि मैं आपको उस प्रैक्टिकल से रूबरू कराऊं जो आजकल लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि एनजीओ सेक्टर एक बिल्कुल यूनिक सेक्टर है, नॉर्मल कंसल्टेंट इसे नहीं करते। फिर ये जो गलतियां होना स्वाभाविक है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ को देखें कि ये गलती ना करें, बस यही पर्पज़ है। और मैं हर वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका इस 12 ATG से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे चैट में SMS के थ्रू या नोट देकर कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है 12A का, ATG का, आपकी एनजीओ की वर्किंग के लिए, चाहे आप फंडिंग के लिए जाएं, चाहे आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए जाएं, चाहे आप अपनी प्लानिंग करें, चाहे आप कोई दूसरा सोर्स ले फंडिंग का, 12A एंड ATG इज द मस्ट। ठीक है, तो टेक केयर। और कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नए वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू दोस्तों।